टर्म सोल्यूशन तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं। फ़हीम सरदार साहब, इससे पहले भी सऊदी अरब ये मामला कर चुका, हम डिपॉजिट ले चुके सऊदी अरब से, फिर वापस देने का मामला आया, फिर आपने सूरत हाल मईशत की देखी, फिर हम एक गैप्स और खसारों में फंस गए जिसमें बजटरी डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट्स हैं, बड़े सारे डेफिसिट्स हैं। अब फिर हम ये देख रहे हैं कि हम डिपॉजिट लेते हैं, फिर जब वापस करना होगा फिर हमारे पर प्रेशर होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता ये मामला। फ़हीम साहब जी बहुत शुक्रिया अरसलान। असल में ये वाकई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये उसकी तरफ जा रहा है क्योंकि साथ ही और बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। यानी कि इकॉनमी मईशत की रिकन्फिगरेशन यानी उसकी रीटूलिंग हो रही है, इस वक्त सेक्टर्स की रीटूलिंग हो रही है। यानी कि अभी जो एक मिसाल आपको दें कि IPPs की रीनिगोशिएशंस जो है उसमें तकरीबन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 10 अरब की सेविंग है पर मंथ। जैसे कि हम क्या नाम है अपनी इकॉनमी को दूसरी चीज़ों के लिए खोल रहे हैं, जैसे रोशन डिजिटल के खोले हैं तब आपके फंड्स आने शुरू हो गए हैं। आप 2-3 और नए सेक्टर्स को देखेंगे जो हम ला रहे हैं सामने, हुकूमत ला रही है सामने। कहने का मतलब ये है कि आपने जो पॉइंट्स रेज किए ना बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और ये इश्यूज हैं। जब हम लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं ना तो आपको बुनियादें ठीक करनी पड़ती हैं, और जब बुनियाद ठीक कर रहे थे ना तो किसी को नज़र नहीं आता, और अच्छा वो अंदर की बात। फ़हीम साहब, चूंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं उससे पहले ज़रा मेहताब साहब को भी इन कर लेता हूँ, फिर ब्रेक से वापस आके इस डिस्कशन को प्रॉपर तरीके से करेंगे। मेहताब साहब सर, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। मेहताब साहब, सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, फिर हम डॉलर में इस्तेहकाम देखते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तो है, लॉन्ग टर्म नहीं है। जी मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बेसिकली एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिला है, और वो ब्रीदिंग स्पेस जो है वो 1 साल के लिए है। आपने 1 साल में ये $3 बिलियन एज डिपॉजिट्स जो है वो इस्तेमाल करने, चूंकि उसकी ये जरूरी क्यों था, उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि लास्ट 2 वीक्स के अंदर आप पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो $2 बिलियन कम हुए हैं। जो हफ्ता यानी इस जुमेरात से पहले का जो हफ्ता था उसमें तकरीबन $1.6 बिलियन के रिजर्व डिप्लीट हुए, क्योंकि हमने $1 बिलियन जो है वो स्पूट बॉन्ड जो 5 साल पहले जारी किया था उसकी मेच्योरिटी थी, तो वो $1 बिलियन वो वापस किया। उसके अलावा दूसरी रिपेमेंट्स थी $600 मिलियन की। और कल जो वीक खत्म हुआ है उसमें जो स्टेट बैंक ने अपने डिटेल्स जारी की हैं उसमें तकरीबन कोई $300-350 मिलियन के मजीद रिजर्व कम हुए। तो ये रिजर्व तेजी से डिप्लीट हो रहे थे, तो इस वजह से जरूरी था कि एक मेजर इंजेक्शन IMF के प्रोग्राम से पहले हमें मिले, क्योंकि IMF के प्रोग्राम की निगोशिएशंस में चीजें डिले हो रही थी, तो उस वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी, और अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से आपने देखा कि रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा था। तो ये एक क्वेश्चन मिला है, ये ब्रीदिंग स्पेस है, लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस एवेपोरेट हो जाएगा अगर हम अपनी फंडामेंटल्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मुझसे पहले बात कर रहे थे कि वो कह थे कि एक लॉन्ग टर्म में जब आप चीजों को बनाते हैं उसकी बुनियादों को रखते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI के 3-3.5 साल का जो अरसा गुजरा है कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आई, और अब इनके पास यही प्रॉब्लम है कि जो रिक्वायर्ड काम है आप ये करेंगे तो मामला चलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे, प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, % इंक्रीज, लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं वो 64.3% इंक्रीज, करंट अकाउंट डेफिसिट $3.4 अरब बढ़ चुका है। सर देखें, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि आपके पास पहले ये समझा जाता था कि अगर आप डिवैल्यू करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन आपने देख लिया कि इनके जमाने में PTI की 2018 के आने के बाद रुपया जो है वो उस टाइम कोई तकरीबन 120-122 रुपए के लगभग था, आज 173 को क्रॉस कर चुका है, और आपकी एक्सपोर्ट्स तो करीब 20 से $25 अरब के दरमियान खड़ी है। बुनियादी वजह ये है, और कल इसमें एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल तय हो चुकी है कि जब रुपया अगर एप्रिशिएट करे तो आपकी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, लेकिन रुपया अगर डेप्रिशिएट करे डॉलर के मुकाबले तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। देखें ना, हम एक्सपोर्ट्स उस टाइम करेंगे जब हमारे पास एक्सपोर्ट पर सरप्लस होगा, कोई चीज सरप्लस में पैदा करेंगे तो एक्सपोर्ट होगी ना भाईजान,
मसला ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो श्रिंक हुई है। हम जब तक हम टेक्नोलॉजी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट पर सरप्लस नहीं जनरेट करेंगे। देखिए ना, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या हैं? वही टेक्सटाइल, राइस, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल गुड्स। उसके बाद पांचवी चीज आपको ढूंढने से जो है मुश्किल से मिलेगी। तो आपको अपनी मार्केट्स को भी और अपनी प्रोडक्ट्स दोनों को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जब ये हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो तब ये एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वरना नहीं बढ़ सकती हैं। बस। जबरदस्त बात कही है वैसे आपने। फहीम साहब, एक व्यू चाहिए इस पर आपका। जी जी, थोड़ी सी ज़रा सेंटेंसेस मिस हो गए थे सर कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन हम में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो गैप पे बात कर मैं रहे हैं। बहुत बड़ा गैप है। फिर मेहताब साहब ने ठीक बात कही कि ढूंढ कर 8-9 चीज़ें ही होंगी अगर मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए जो चाइना के साथ हमने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स के लिए एक मार्जिन लिया हुआ था। अब हम एक तो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, दूसरी तरफ आपके पास इंपोर्ट टिका के बढ़ रही हैं जिसका वज़ीर आज़म ने कहा था जी अब इंपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, फर्नेस ऑयल पे पाबंदी लगा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सब तो नहीं हुआ सर, बड़ा डिफरेंट हो गया मामला। जी देखिए, हमारी इकॉनमी जो है ना, वही मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कन्फिगरेशन की। हमारी इकॉनमी का जो जो नट्स वगैरह जिस तरह जुड़े हुए हैं ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव है और इम्पोर्ट्स पे। हमारी इकॉनमी ममालिक हों जो इस्लामिक ममालिक हों, और जाहिर है उनका सपोर्ट हमारी तरफ आए। IMF प्रोग्राम में होपफुली हम नेक्स्ट मंथ से चले जाएंगे। आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि IMF प्रोग्राम में जाने के बाद हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है और फिर जाहिर है जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है वो बेहतर जगह पे वो चला जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इस वक्त हम देखें तो 9% पर इन्फ्लेशन है। आई थिंक कि पॉलिसी रेट जो है इन्फ्लेशन रेट से कम है। काफी चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा कि ये मेंटेन कर सकें हम इन्फ्लेशन लेवल को, ताकि जो आम आदमी है उस पर इम्पैक्ट काफी ज्यादा इस वक्त इन्फ्लेशन का पड़ा हुआ है उसको हम कम कर दें। कैपिटल मार्केट्स का जहां तक ताल्लुक है तो वहां पर गवर्नमेंट जो है कोशिश करिए प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स को दोबारा से रिवाइव करे, और जाहिर है PM साहब के जो है वो इस वक्त ऑर्डर्स हैं कि ये इसको आप रिवाइवल इसका लेकर आए। तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड हम कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेटाइजेशन होते हुए देखेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पे IMF का रोल जो है कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, पॉलिसी रेट के अंदर एप्रिसिएशन देख सकते हैं, और फिर उसके बाद रुपी स्टेबिलिटी जो है वो एक अच्छी हमें जो है वो एवेन्यू मिल गया है कि हमें एक सपोर्ट के लिए जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो आ जाती हैं और वक्त पे हमें सपोर्ट कर रही हैं। तो आई थिंक कि हम IMF प्रोग्राम में जाने के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे। होपफुली हमारी रुपी इन लेवल्स पर जो है वो 171 के लेवल पर आज भी देखा गया है, तो उस लेवल पर जो है दोबारा 177 से 171 पर आना एक खुशैन खबर है, और आई थिंक कि अपेरेंटली इन्हीं लेवल्स पर रुपी को आगे जो है वो हम जाते हुए देखेंगे। तो ये आगे जो चैलेंज हमें सर्कुलर डेट का होगा, वो सर्कुलर डेट की क्राइसिस हमें किस तरह से उससे निकलना है, उसके लिए अपेरेंटली जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है कि हमने पावर प्राइसेस को बढ़ाया है। आगे जाकर जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि IMF प्रोग्राम में किस हद तक हम जो है वो कॉमन मैन पे जो है इसका इम्पैक्ट देते हैं कि हम जो पावर टेरिफ है और उसको जो है वो उसको जो है वो हम उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। सर कॉमन मैन पर तो इतना ज़्यादा प्रेशर है। फ़हीम साहब अपनी बात भी आप कंप्लीट कीजिएगा, आपके कुछ राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ तो मैं चाहूँगा आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, मैं कह रहा था कि जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो गैप है ना, उसमें मिसाल के तौर पे अगर एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है तो इंपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। वजह उसकी ये है कि हमारी इकॉनमी जो है ना इंपोर्ट ओरिएंटेड बन चुकी है पिछले 20-25 साल में। इसको रिवर्स करना है, जिस पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर भी सबसे आगे है कि इसको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बनाएं। जो बुनियादी चीज़ ये है इस वक्त कि देखें, अगर हम इंपोर्ट्स को खुला छोड़ देंगे तो फिर आपका पहले ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, उससे फिर फिस्कल होगा, फिर आपके जो है ना हर चीज़ आपकी उल्टी होनी शुरू हो जाती है। बुनियादी बात ये है कि इस वक्त जो हम एक्सपोर्ट्स को जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मैं IT का जिक्र कर रहा था कि IT ने जितनी ग्रोथ दिखाई है और IT का जो हमने अंदाज़ा लगाया है कि IT सेक्टर पाकिस्तान का जो खुल रहा है, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट्स की बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, फ़ौरन तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये कि आने 6 से 12 महीने के अंदर आपको काफ़ी ग्रोथ नज़र आएगी और आपके जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमें चाहिए इस वक्त वो आएगा। अब देखें, रुपये की बात हो रही थी कि 177 से 171 पे आ गए। पहली बात है 177 में गया क्यों? मतलब इसके अंदर बिल्कुल इंपोर्ट का एक फैक्टर है, एक पेमेंट का फैक्टर है। हमारे कॉलीग्स ने बड़ी मेरे ख्याल गहराई से इस पर बात की है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा स्पेकुलेशन का फैक्टर भी लाना चाहूँगा।
और उस चीज़ को मेरे ख्याल है हम गहराई से नहीं देख रहे कि इसके अंदर किसी क्योंकि मैं मार्केट का बंदा हूँ तो मेरा तो वो सेंस एक्टिव हो गया। फ़हीम साहब, फ्री फ्लोट पॉलिसी भी एक मेरा ख्याल है रॉन्ग डिसीजन था या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक ब्रेक ले दो। महंगाई इतना बड़ा हमारे लिए इशू बन गया है, मैं आउटलुक रिपोर्ट में से ही देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं औसत महंगाई 8.6% है, लेकिन अगर माहाना बुनियादों पर देखें तो ये जो फीसद को छोड़ दें तब भी लोगों के लिए हज़ार रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया इस लिहाज से महंगाई है। अब महंगाई को कंट्रोल करने का क्या इस गवर्नमेंट के पास इस साल 1.5 साल में कोई फॉर्मूला आपको दिखाई देता है? देखिए, बुनियादी तौर पे महंगाई तो एक तरफ तो सीपीआई है ना, जो सबसे बड़ा मसला जो आम आदमी को और गरीब तबके को सबसे ज्यादा मुतासर कर रहा है वो फूड इन्फ्लेशन है। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट के अंदर है। और अगर एसपीआई के फिगर्स को आप देखें जो कि वीकली बेसिस पे जारी होते हैं तो वो आपको दिखाई देगा कि मसलन लास्ट वीक में तो 1.4% जो है एक वीक में इजाफा हुआ है। दिस इज टू मच। ये बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा है। और इतना ज्यादा जो इजाफा है उससे के तहत जो है वो आपको और खासकर गरीब आदमी को जो गरीबों की क्विंटाइल है उस पर देखेंगे और होलसेल का अगर आप इंडेक्स देखें तो वो कुछ 19% को टच कर चुका है। तो देखिए, फौरी तौर पे तो हुकूमत के पास यही हाल है कि वो टारगेटेड सब्सिडी दे, जिस पे हुकूमत काम कर रही है और उम्मीद भी है कि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस करेंगे ताकि आपके जो बेसिकली 40% गरीब लोग हैं उनको जो है वो सहूलियत मिले। इसके अलावा तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है। फ़हीम साहब, आपका इस पर जवाब चाहिए। देखिए, जो महंगाई होती है वो सप्लाई की तरफ से देखनी होती है। हमारी सप्लाई की क्या सिचुएशन है जिसके अंदर अगर खाने की अशिया महंगी हो रही है तो उनकी सप्लाई बढ़ानी है हर हाल में। वो देखिए, इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एलिमेंट आता है कि भी हम किस तरह से सबसे आसानी से हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं ताकि मार्केट्स के अंदर जो है जो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ी हैं ये थोड़ी सी रिवर्स में लगनी शुरू हो। हमारी सच्ची बात है, जब तक ज़ीरो इन्फ्लेशन पे हम नहीं आते फूड इन्फ्लेशन का, वो हमारे कॉलीग सही कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर जो खाने की अशिया हैं वो डोमेस्टिकली बनाई जा रही हैं, सो उनको थोड़ा सा उनकी सप्लाई को मैनेज करना और उनको मार्केट तक पहुंचाना। अगर उनका अनएबेटेड स्मगलिंग अगर हो रही है तो वो गलत है, क्योंकि वो फिर सिस्टम से हट के वो चीज़ें फिर हो रही हैं। ठीक है, मैं तो यही जहाँ तक जवाब सर